हेलो कंपटीटर्स, आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एमसीक्यू होने जा रहा है। ओके, जो सभी एग्जामों के लिए आप लोग के लिए बेनिफिट होगा। तो हमारा चैनल वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी वेब्स एकेडमी में आपका स्वागत है और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी 24। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आपका फंडामेंटल ड्यूटी से देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक मिनट आपको। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। तो कौन सा आपका जोड़ा गया है, कौन सा कर्तव्य? तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा क्या, आपका सी हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने के लिए जो क्या किया गया था, 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था वो 2002 में किसके लिए हुआ था? 6 से 14 वर्षों के लिए शिक्षा देने के लिए हुआ था। ये कौन सा है आपका, क्या होता है ये कर्तव्य जो होता है ना आपको, अभिभावकों जो मतलब गार्जियन या पेरेंट्स को जो होता है उसके लिए होता है, या पालने वाला जिसको पालको कहा जाता है, पालने वालों के लिए ये कर्तव्य उस पे लागू होता है। और क्या होता है कि आर्टिकल जो है ये 51 ए है, कि सब क्लॉज जो है के में ये निहित है। कौन सा कर्तव्य? आपका 6 से 14 वर्षों के बच्चों के शिक्षा देने से। और शिक्षा को क्या है, और शिक्षा को इससे क्या आया था, शिक्षा को फंडामेंटल राइट भी घोषित किया गया था, जो हम लोग पीछे के टॉपिक में पढ़ चुके हैं, जो आर्टिकल नंबर 21 ए के तहत रखा गया है। ठीक है, और हमारा डीपीएसपी में भी जोड़ा गया है, याद रखिएगा। आप लोग को पूरे अच्छे तरीके से, हाँ, हम टॉपिक बाय टॉपिक करवाते जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में निहित है। तो अभी हम लोग जान रहे थे मौलिक कर्तव्य कौन सा अनुच्छेद में है, तो हमारा 51 ए में है, 51 ए में है। ये भाग कौन सा है? तो हमारा 4, हमारा कौन सा है भाग? आपका 4 ए में है। ओके, यहाँ पे क्या है कि कुल कितने हैं मौलिक कर्तव्य? हमारे 11 हैं। कितने? 11 हैं। जो 11वां था, जो शिक्षा का जो अधिकार था, वो कब जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपका 2002 में, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन का हम लोग विश्लेषण कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं आज का। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य की अवधारणा भारत ने किस देश से ली है? किस देश से ये मौलिक कर्तव्य को लिया गया है भारत के संविधान में? तो ये हमारा कहाँ से लिया गया है? तो ये हमारा लिया गया है आपका, 2 का आंसर हो जाएगा आपका, कहाँ हो जाएगा? सॉरी, थर्ड का आंसर हमारा क्या हो जाएगा आपका? सोवियत संघ, यूएसएसआर। उस समय जब जो लिया गया था तो उस समय यूएसएसआर था। तो 1990 के बाद ये क्या हुआ ना कि टूट कर फिर रसिया वसिया बना है, यूक्रेन वगैरह बना था। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग। इसमें क्या है आपका, फंडामेंटल राइट जो कहाँ से लिया गया था? यूएसए से लिया गया था, अमेरिका के संविधान से लिया गया। और डीपीएसपी जो हमारा कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। यहाँ से यूएसए से आपका, और एकल नागरिकता जो लिया गया है यूके से लिया गया है। तो यहाँ सब सारा हो गया। आयरलैंड आपका डीपीएसपी दिया और ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज दिया। तो यहाँ से एक चीज आप लोग जैसे देखिए, अमेरिका से क्या लिया गया? फंडामेंटल राइट लिया गया। ब्रिटेन से क्या लिया गया? एकल नागरिकता लिया गया, सिटीजनशिप। ठीक है, जो हमारा एकल नागरिकता है। और यूएसए में कैसा नागरिकता है? तो दोहरी नागरिकता है, जो हम लोग सोवियत आपका सिटीजनशिप में हम लोग पढ़ चुके हैं। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो आपका डीपीएसपी लिया गया है। और यहाँ सोवियत संघ से क्या लिया गया? तो हमारा ये फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है, एक मिनट, आपका ये कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा, मतलब मूल संविधान जो 1950 में था, कौन सा हिस्सा था? तो कौन सा हिस्सा था?
पहला हो गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा, संविधान का पालन करना, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा जो 4 का जो आंसर हो जाएगा ना, इसमें नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि ये बाद में हम लोग को जोड़ा गया है। क्योंकि ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, जो मूल संविधान में था ही नहीं। ये जब 42वां संविधान संशोधन जो किया गया था ना आपका, वो उससे क्या आया था 1976 में, उससे हमारा क्या जोड़ा गया था आपका, ये फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था संविधान में। और ये एक समिति इनके लिए बैठा गया था, जिनको कहा जाता है क्या, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर आपका ये फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया था, कब, आपका 1976। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आज का चलते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 5 नंबर हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला क्या है कि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। दूसरा क्या है, संसद कानून बनाकर इन्हें परिवर्तनीय बना सकता है। थर्ड क्या है हमारा, इनका उल्लंघन संविधान का उल्लंघन माना जाता है। तो हमारा ये आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा 5 का, तो 5 का हमारा सी हो जाएगा। क्यों, ये न्यायालय द्वारा जो होता है ना, इसको सीधे परिवर्तन नहीं कर सकता है न्यायालय। और क्या करता है कि कानून बना के, संसद जो होगा ना, कानून संसद कौन, संसद जो होगा क्या बनाएगा, कानून द्वारा बनाकर इसे परिवर्तन कर सकता है। तो इसका परिवर्तन कौन कर सकता है, तो संसद द्वारा होता है, सीधे नहीं हो सकता है। और इसका जो उल्लंघन माना जाएगा, उल्लंघन जो किया अगर इसका हो रहा है, तो उसका एक नैतिक यानी मोरालिटी एंड सोशलिस्ट, मतलब आपका सामाजिक दोष माना जाएगा, सामाजिक दोष। संवैधानिक अपराध इसको नहीं माना जाता है। ओके, तो इसीलिए ये गलत हो गया, और ये आपका भी गलत हो गया। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा, केवल सी। ओके, केवल 2। आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। तो कौन सा होता है, तो हमारा नागरिकों पर केवल भारतीय नागरिकों पर कौन सा लागू होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से जो 6 में है वो सभी होगा। क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज जो होता है ना, वो केवल भारतीयों पे ही लागू होता है, ना कि विदेशियों पर लागू होता है। ऐसा नहीं है कि विदेशी उल्लंघन करेगा तो उसको नैतिक माना जाएगा, उसके लिए तो ये अपराध हो जाएगा भाई। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा आज का, कि मौलिक कर्तव्य का न्यायिक महत्व किस मामले में स्पष्ट रूप से स्थापित हुआ है। तो किससे स्थापित हुआ है, तो ये एक हमारा जो केस हुआ था, इसका ऐसे आंसर क्या हो जाएगा 7वां का, बी हो जाएगा। एमसी मेहता केस होता है। मेहता केस जो चलता है, कब होता है ये आपका, आपका मेहता केस जो होगा, उसके तहत क्या बोला जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज ना, फंडामेंटल राइट की क्या करता है, आपका व्याख्या करता है, व्याख्या में सहायक है। क्या बोला गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट की व्याख्या में सहायता करता है, विशेषकर कौन सा, कि पर्यावरण के मामले में, इन्वायरमेंट के मामले में। तो ये केसी मेहता हम लोग का बताता है कि मौलिक कर्तव्य का न्यायिक महत्व किस मामले से में स्पष्ट रूप से स्थापित हुआ, तो एमसी महत्व में। ये तो आया था फंडामेंटल राइट के लिए, ये भी आया था फंडामेंटल राइट के लिए। ये आपका क्या हुआ, बैलेंस बनाया था। और इसमें क्या कहा गया था कि पूरक है फंडामेंटल और आपका डीपीएसपी एक दूसरे का। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है हमारा आज का, कि निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है। तो कौन सा है हमारा, तो ये हमारा जो हो जाएगा अहिंसा और सद्भाव के लिए। क्योंकि गांधी जी का जो मतलब विचार था ना, अहिंसा एवं अहिंसा नैतिक कर्तव्य के लिए था। ठीक है, नैतिक कर्तव्यों के लिए था। तो अहिंसा एवं सद्भाव के लिए। और बाकी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण थे, जो ये नेहरूवादी माना जाता है, नेहरूवादी माना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलते हैं। तो हमारा जो 9th नंबर क्वेश्चन जो है आज का, वो क्या कह रहा है कि
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला में क्या है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 में निहित है। चलिए ये गलत है क्योंकि 4 के ए में है, तो ये गलत हो गया। दूसरा हमारा क्या कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य स्वयं सेवक के समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, ये सही है। मौलिक कर्तव्य आपका थर्ड में है कि मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं, ये संसद द्वारा परिवर्तनीय होगा। तो इसलिए हमारा केवल क्या हो जाएगा, 9 का जो है कि केवल 2 सही हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा आंसर इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि आपका कि निम्नलिखित में कौन-सा मौलिक कर्तव्य स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लिखित नहीं है? तो संविधान में जो है कि मुख्य रूप से कौन-सा नहीं है, तो हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा ना, 10 का जो आंसर हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। कौन? आपका सी होगा। नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देना। तो ये जो है ना फंडामेंटल राइट्स लिया गया है। ये फंडामेंटल राइट का है, जो आर्टिकल 14 जो हमारा क्या कह रहा है, समानता की बात करता है। आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में समानता का शब्द नहीं है, समानता का शब्द ही नहीं है, ठीक है? समानता का शब्द ऐसा नहीं है कि नागरिकों के बीच समानता हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए संसद द्वारा बनाया गया कानून कौन सा है? मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए जो हमारा है, तो 11 का आपका ये राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम जो आपका 1971 में आया था ना, उसी के तहत क्या हुआ कि मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया संसद द्वारा। तो ये क्या इसमें क्या कहा गया है कि तिरंगा हो गया आपका, राष्ट्रगान हो गया, ये सब का सम्मान करना मतलब क्या हो गया, मौलिक कर्तव्य है। इसी के तहत आपका क्या है, संसद इसको लागू करवाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो आर्टिकल 51 के ए में है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो ए मेरा क्या कह रहा है पहला, इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो ये है आंसर हमारा, ये नागरिकों के लिए नैतिक दायित्व है, ठीक है? क्योंकि मूल संविधान में शामिल नहीं था, यह केवल केंद्र सरकार पर लागू होता है ऐसा नहीं है। इनका उल्लंघन संविधान संशोधन नहीं, नैतिक दोष है, जो हम लोग पीछे पढ़ते आ रहे हैं। क्योंकि ये नागरिक का नैतिक कर्तव्य है, इसीलिए ये नागरिकों के लिए नैतिक दायित्व बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आज का। तो 13 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों की व्याख्या में सहायक है? अभी पढ़े हैं हम लोग, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं 13 का जो आंसर हो जाएगा हमारा, एमसी मेहता में जो केस हुआ था उसमें कहा गया था। एमसी मेहता के केस में क्या कहा गया था कि ये मतलब व्याख्या करने जैसे पर्यावरण का लेके था ना, जो पर्यावरण संरक्षण, तो ये पर्यावरण के विशेषकर पर्यावरण के मामले में जो व्याख्या करने में मौलिक अधिकार के लिए ये सहायक होता है। ओके, जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो 5वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग पढ़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, जो 14 नंबर है, क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा कर्तव्य सांस्कृतिक विरासत से संबंधित है? तो सांस्कृतिक विरासत से क्या संबंधित है? तो ये तो सीधे हो जाएगा आपका 14 का सी हो जाएगा, भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत का संरक्षण, जो आर्टिकल आपका 49 में भी ये आपका दिया गया है। विरासत में विरासतों को जो डीपीएसपी का भी भाग हो, ओके, संरक्षण प्रदान करेगा, राज्य करेगा। यहाँ पे हम लोग का मौलिक कर्तव्य हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का 15 नंबर क्वेश्चन हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं 16 नंबर है। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा मिस टाइप हो गया था, इसलिए इसमें नहीं लग पाया है। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला क्या है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 में वर्णित है, चलिए सही है। मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा सीधे परिवर्तनीय होता है, नहीं, ये संसद द्वारा होता है, तो दूसरा गलत है। और तीसरा जो है संसद कानून बनाकर मौलिक कर्तव्य को परिवर्तनीय बना सकते हैं, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 किसमें है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 16 का बी हो जाएगा। जो आप पीछे पढ़िएगा ना उससे बहुत ही आपका मतलब एक स्टेटमेंट वाइज भी जो आएगा ना आंसर, उसको आप बेहतरीन तरीका से आप कर सकते हैं, अगर आपको बेसिक नॉलेज और ओवरऑल नॉलेज तो होना ही पड़ेगा टॉपिक का। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलता है 17 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित है? तो हमारा कौन सा है? तो ये कौन सा है? आपका 17वां, मानवता और ज्ञान अर्जन की भावना। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? मानवता और ज्ञान अर्जन की भावना। कैसे? आर्टिकल ये कौन सा आर्टिकल से आता है? 51 ए का जो होता है सब क्लॉज एच से आता है। ठीक है, एच, एच फॉर हॉर्स। ओके, एच से आता है। ये क्या करता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को और मानवता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया, मानवता हो गया, ओके, और सुधार की भावना को व्यक्त करता है। कौन सा? ये आर्टिकल 51 ए का सब क्लॉज एच। आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का 18 नंबर क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं हम लोग कि कौन सा जोड़ा, 42वां संविधान संशोधन 1976। ओके, समझे? और इसका जो लागू किया गया था किससे? तो राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण एक्ट से ये लागू होता है। तो ये भी याद रखिएगा, जो कब आया था 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आज का। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 19 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो क्या कह रहा है कि जैसे निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य केवल माता पिता या पालकों पर लागू होता है? अभी जस्ट हम आप लोग को इसके जो पीछे के पीछे क्वेश्चन जो हम लोग करवाए हैं पीछे से, उसमें क्या है? बच्चों को शिक्षा देना। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या? 19 का आपका सी हो जाएगा। जो कहाँ है? आर्टिकल 51 ए का सब क्लॉज के में है, जो 6 से 14 वर्ष की शिक्षा को अनिवार्य रखता है। ये कब आया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया था। तो आप इससे रिपीटेड भी होगा और इससे आपको रिवाइज भी होते जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज का टॉपिक का, तो क्या है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है? मौलिक कर्तव्य केवल, क्या इसमें आंसर जो हो जाएगा कौन सा गलत है? तो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा था, ऐसा नहीं है। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से प्रेरित है, यूएसएसआर से जो हम लोग लिए हैं। मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिक को, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, और जो हमारा 11वां जो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत से बच्चों के शिक्षा के लिए 6 से 14 वर्षों के लिए अनिवार्य किया था। तो आगे बढ़ते हैं आज का। अब हमारा दूसरा जो आज का टॉपिक है हमारा क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति से आप लोग को आज फर्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा? क्या बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला क्या है? क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है। दूसरा क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तीसरा क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, वो कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है, यानी अप्रत्यक्ष होता है। तो ये पहला तो हमारा गलत हो गया। दूसरा क्या होता है? क्या होता है इसमें? क्या क्या कौन कौन भाग लेता है? तो ये सांसद भाग लेते हैं, जो एमपी हो गए आपका, और एमएलए हो गए, जो राज्य के विधानसभाओं के, राज्यों के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, जो निर्वाचित होते थे। यहाँ पे क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल लोकसभा और राज्यसभा के साथ नहीं, इसमें क्या है आपका, यही सिर्फ नहीं लेता है, इसमें क्या कहता है कि एमपी भी लेता है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? आंसर जो हो जाएगा ना आपका दूसरा भी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें एमएलए भी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो ये सिर्फ सही हो जाएगा केवल हमारा तीन, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा चलते हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के मामले पे। तो हमारा जो आज का दूसरा प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्न कौन शामिल नहीं होता? देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं, तो कौन शामिल नहीं होता है? आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए लोकसभा का निर्वाचित सदस्य भी भाग लेगा, राज्यसभा का भी निर्वाचित सदस्य भाग लेगा, आपका राज्य विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य भाग लेगा, लेकिन राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है
कि आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में कर रहा है। जो इतने देर से हम लोग बोले जा रहे हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो निर्वाचन की प्रक्रिया जो होता है हमारा, आपका आर्टिकल 54 से है, निर्वाचन मंडल का इसमें है। आपका देखिए 52 में क्या है कि राष्ट्रपति का पद दिया हुआ है, पद का घोषणा करता है। 61 में क्या होता है, आपका महाभियोग होता है, महाभियोग, ओके, महाभियोग जो लगाया जाता है, इम्पीचमेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, इम्पीचमेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो आज का जो चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के संबंध में सही कथन कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऐसा तो नहीं है कि हमारा राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए आयोग होते हैं, ऐसा भी नहीं है। ये आपका सी हो जाएगा, राष्ट्रपति पद ग्रहण करने 5 साल होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल की कोई सीमा नहीं है, ऐसा नहीं है, 5 साल का वर्ष का होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा क्या है यहाँ पे 4 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आपका 5 नंबर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है क्या कि राष्ट्रपति की योग्यता के संबंध में निम्न कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु जो होना चाहिए 30 वर्ष होना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ये भी आपका ऐसा नहीं है। सदस्य जो है ना उसका योग्य होना चाहिए, मतलब उसके जैसा मतलब इसके लिए मतलब एलिजिबल होना चाहिए, नहीं कि सदस्य होना चाहिए, ओके। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, तो ये सही है आपका, किसी भी सदस्य नहीं होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी लाभ के पद को धारण कर सकता है, ऐसा नहीं है ये भी लाभ का पद का धारण नहीं कर सकता है। तो आपको इतने बेहतरीन तरीके से मैं डिटेल में आपको करवाते जा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को और भी शेयर करके उन और भी सहपाठियों को आप भागीदार बनने का मतलब अवसर प्रदान करें, ओके। तो इस चैनल का प्लीज़ एक बार आप लोग इस चैनल को शेयर ज़रूर करें देखने के बाद, और आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट में ज़रूर हमें आप बताएं, और आपकी और क्या मांग है, किस तरह का आप खोज रहे हैं, मतलब कौन सा एमसीक्यू आप चाहते हैं, या क्या हमसे और कौन सा सब्जेक्ट का आप पूरे डिटेल फाउंडेशन चाहते हैं। जैसा भी आपका मांग होगा मैं उस आधारित आपको मांग का पूर्ति करते रहूँगा। अभी जो एक हमारे जो मांग किया गया था हमारे चैनल में कि मतलब एनसीईआरटी का बैच लाइए, तो हमने ज्योग्राफी का स्टार्ट किया है स्टूडेंट के ही मांग पे मैं कर रहा हूँ आप लोगों का। और प्लस में हमारा द हिंदू डेली चल ही रहा है सुबह में, मतलब ये अपलोड होने में थोड़ा देरी होता है, 12 बजे के बाद ही होता है, 1 बजे के तक। और आपका ये 5 से 6 के बीच में आपका एमसीक्यू डेली आ ही रहा है ये वाला, और आपका 9 बजे जो है एनसीईआरटी का बैच है। और आपका और भी जो मांग होंगे ना वो भी मैं आपको फुलफिल करवाऊंगा। तो आप प्लीज़ इस वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न स्ट्रेटजी चैनल को प्लीज़ आप शेयर करें, और इस क्लास को भी शेयर करते रहें और लाइक करते रहें। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर में। तो देखिए आगे क्या 6 नंबर क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के महाभियोग इम्पीचमेंट जो है के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला क्या है कि महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन होगा, तो ये संविधान के उल्लंघन पे लगाया जा सकता है। पहली तो है इम्पीचमेंट का जो आर्टिकल है ना, अभी हम लोग पीछे जो पढ़े थे आर्टिकल नंबर 61, तो आर्टिकल 61 पे था। आधार क्या होता है, तो संविधान का उल्लंघन हो सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया जो है, इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है, केवल लोकसभा में शुरू हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि ये आपको राज्यसभा में भी शुरू हो सकता है। महाभियोग के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत का, हाँ, ये 2/3 जो प्रेजेंट है एवं मतदान करने की संख्या मतदाता का मतलब होना चाहिए बहुमत 2/3 से। तो ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, केवल 1 और 3, 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि राज्यसभा भी आपका इसमें शुरू महाभियोग का प्रक्रिया कहीं भी शुरू हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में, ओके। इससे मैं आपको बहुत कुछ, और जब मैं आपके लिए फाउंडेशन कोर्स जब मैं आपके लिए लाऊंगा, आपकी मांग रहेगा, तो मैं जब लाऊंगा तो आपको पूरे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। लेवल आप देखिएगा, उस क्लास को एक बार आप लेवल देखिएगा, तब फिर आप कहिएगा हाँ सर आपने बहुत अच्छे कोर्सेज मतलब आप लाए हैं, ओके। तो 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में कौन सी शक्ति राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्ति नहीं है? तो विवेकाधीन शक्ति कौन सा नहीं है हमारा? तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? अध्यादेश जारी करने का। क्योंकि पहला तो है कि अध्यादेश जो जारी करता है आर्टिकल 123 से करता है। जो इसमें लिखा गया किसमें? आर्टिकल 123 में। और ये किसके द्वारा करता है? तो मंत्री परिषद जो रहता है ना, उसी के सलाह पे करता है क्या? आपका अध्यादेश जारी। और राज्यपाल जो करते हैं मुख्यमंत्री के आदेश पे करते हैं, वो कितने आर्टिकल में कहा गया है? तो 213। ओके, 213। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी शक्ति राष्ट्रपति के पास वित्तीय आपातकाल के दौरान होती है? तो वित्तीय आपातकाल कितने आर्टिकल में दिया गया है? तो 360 में दिया गया है। और ये जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है क्या कि केंद्र और राज्य की जो कर्मचारी जो रहता है ना, वो क्या करते हैं कि वेतन में कटौती का आदेश देते हैं। तो ये क्या हो गया? उनका वित्तीय शक्ति क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा आपका वेतन में कटौती, यानी बी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आज का 9th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 9th नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट, आपका 9th नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह से बंधा हुआ है? किस मतलब मामले में कहा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा हुआ है? तो ये कहा है ना आपका शमशेर की सिंह केस एक आया था 1974 में। तो वहां पे दिया था कि सुप्रीम कोर्ट कहा था कि संवैधानिक प्रमुख तो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन इसका संवैधानिक हो गया, संवैधानिक हो गया क्या आपका प्रमुख राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक जो शक्ति है ना कार्यपालिका का, वो जो वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो किस में रहता है? मंत्रिपरिषद में होता है। मंत्रिपरिषद में होता है। ओके, तो मंत्रिपरिषद होता है। तो इसमें क्या कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के ही सलाह पे काम करेगा। क्यों? क्योंकि वास्तविकता तो कार्यपालिका का काम कौन कर रहा है? मंत्रिपरिषद कर रहा है। ये सिर्फ क्या है आपका संवैधानिक प्रमुख होंगे ये राष्ट्रपति। इनके नाम से सारा काम होगा, लेकिन करेगा कौन? आपका मंत्रिपरिषद। ये ही जो डिसीजन लेगा। आगे बढ़ते हम लोग। 10th नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला में क्या है कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति जो है सशस्त्र बलों का जो है सर्वोच्च सेनापति होते हैं, तो ये भी सही है। तीनों सेनाओं का आपका सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है, तो ऐसा कहीं नहीं है। तो हमारा 1 और 2 किसमें है? वही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, हमारा कौन सा है? 10 का आपका 1 और 2 इसमें है, क्योंकि संसद का सदस्य नहीं होता है। आगे बढ़ते हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो 11 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान के संबंध में, ज्ञान के संबंध में सही कथन कौन सा है? राष्ट्रपति स्वयं की शपथ दिलाता है, ऐसा तो कहीं नहीं है। ओके, 11 नंबर हमारा जो आंसर हो जाएगा ना, आपको शपथ जो लेता है आर्टिकल नंबर जो 60 से लेता है, आर्टिकल 60, और महाभियोग जो होगा 61 में। ये याद रखेगा, आपका आपके लिए सही होगा, क्योंकि इससे आर्टिकल भी आपको पता चल रहा है ना कि 52 में पद है, आपका 54 से निर्वाचन होता है, 61 में महाभियोग है, 60 से आपका शपथ लेता है। तो इन मामलों से भी आपको आपका एक आर्टिकल का भी रिवीजन होते जा रहा है। हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं? आगे में क्या कह रहा है कि मतलब जो 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या कि राष्ट्रपति का निर्वाचन में प्रयुक्त गुप्त मतदान प्रणाली किस प्रकार की प्रणाली होता है? तो ये होता है क्या ना, आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, आपका आंसर जो हो जाएगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये क्या होता है? आर्टिकल जो आपका कितना आर्टिकल है आपका 55 के 55, जो आर्टिकल नंबर 55 है, उसके तहत क्या कहा जाता है कि ये आता है आपका इसको जो सिंगल ट्रांसफरेबल जो वोट होता है ना, उसके तहत ये का निर्वाचन प्रयुक्त गुप्त मतदान प्रणाली जो आता है आर्टिकल, मतलब देखिए अब क्या होगा कि निर्वाचन जो हम लोग चुनाव का कितना से हुआ था? 54 से। और 55 में क्या होगा कि कौन सा प्रणाली होता है? तो आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जिसको बोलते हैं। ओके,
तो मतदान में क्या होता है कि ऐसा इसमें क्या होता है कि मतदाता अपना जो पसंद के उम्मीदवार को वरीयता देते हैं। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4 तो इसमें हम पहला वोट कर दिए, फिर हमारा दूसरा वोट जो होगा यहाँ हो जाएगा, तीसरा वोट हमारा यहाँ हो जाएगा, चौथा वोट ऐसे ही करेगा कि मान लीजिए कि पहला इसका पहला आदमी का जो ए का जो प्रेफरेंस ये हो गया। ओके, मान लीजिए 1 मिनट आपको मैं बता देता हूँ। जैसे ए बी सी डी कोई 4 आदमी खड़ा हुआ और 1 नंबर जो हुआ, 2 नंबर हुआ, ये 3 नंबर हुआ, नहीं सॉरी, एक और मैं इसके लिए लिखता हूँ ए बी सी डी। आपको ये बता देता हूँ कि सिंगल ट्रांसफरेबल जो वोट होता है जिसको बोला जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है आपका कि उम्मीदवारों को वरीयता दिया जाता है। मान लिया जाए कि एक्स वाई जेड आदमी और वोट कर रहा है इतना लोग को, तो ये क्या करेगा कि एक्स का जो पहला प्रेफर किया जाए, 1 पर इसको डाला, 2 पर इसको डाला, 3 पर इसको डाला, 4 पर इसको डाला। ओके, और ये भी क्या कर दिया कि 1 पर इसको डाल दिया, 2 पर इसको डाल दिया, 4 पे इसको डाल दिया और 3 पे इसको डाल दिया। ओके, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि 4 पे इसको डाला, 3 पे इसको डाला। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये भी क्या कर दिया कि 1 पर ये इसको डाल दिया, मतलब ए को ही मान ले दे दिया, और इस पे दूसरा नंबर पर, ये तीसरा नंबर पर, ये चौथा नंबर। तो सबसे ज़्यादा वरीयता किसको आया है 1 पे, तो ए पर ए जो पर्सन है उसका आया, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना जाएगा। ओके, तो ऐसा ही होता है, समझे? और इसका जो कोटा जो होता है ना, जैसे टोटल वोट जो पड़ता है, टोटल वोट जो पड़ेगा प्लस सीट प्लस 1 हो जाएगा। ओके, इसी को कोटा कहा जाता है। तो आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीका से मैं सिंगल ट्रांसफरेबल जो वोट होता है, जो एकल सिंह जो समानुपातिक प्रणाली जो होता है, वो आपको मैंने समानुपातिक प्रणाली को समझा दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, उसके पीछे रीजन था समझाने के पीछे, क्योंकि बहुत लोगों का ये समस्या रहता है कि कैसे क्या चुनाव होता है सर प्रत्यक्ष द्वारा। 13 में चलते हैं। राष्ट्रपति के मत के मूल्य जो होता है, वैल्यू की गणना किस आधार पर किया जाता है, तो किस आधार पर किया जाएगा हमारा 13 का आंसर हो जाएगा हमारा राज्य की जो जनसंख्या रहेगा और विधानसभा के सदस्यों की संख्या को देखा जाता है इसमें। ठीक है, ऐसा क्यों कहा जाता है, इसमें इसका जो उद्देश्य जो होता है ना, इसलिए कि केंद्र और राज्य के बीच जो समानता है उसको बनाए रखने के लिए, यानी समानता लाने के लिए इस तरीके का वैल्यू मतलब रखा जाता है। ओके, अब 14 नंबर पे हम लोग चलते हैं। आज का 14 नंबर जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के जो पद हैं उनकी जब रिक्ति होने पर नया राष्ट्रपति कितने समय के लिए निर्वाचित होता है, तो कितने समय के लिए निर्वाचित होता है, तो ये 6 माह के लिए होता है, बी हो जाएगा। आर्टिकल 62 के तहत जो होता है ना, कि कभी मान लिया जाए कि देखिए आर्टिकल 62 भी आपको पता चल गया के तहत जब मृत्यु हो जाता है या त्याग पत्र दे देगा या महाभियोग की स्थिति आएगा, तो 6 माह के लिए नया राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि कथन है हमारा राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ओके, तो हमारा क्या कर सकता है, आपको भंग कर सकता है, ये तो सही है, क्योंकि राष्ट्रपति भारत का वास्तविक कार्यपालक नहीं, ऐसा नहीं है, मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद होता है और मंत्रिपरिषद का जो नेता होते हैं वो पीएम होते हैं, तो इसलिए पीएम ही कार्यपालक का प्रमुख कहलाते हैं। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा सी। 16 नंबर क्या है हमारा क्वेश्चन आज का, 16 नंबर, निम्न में कौन सी शक्ति राष्ट्रपति की विधायी शक्ति नहीं है, तो कौन सा शक्ति विधायी शक्ति नहीं, तो धन विधेयक को पुनः विचार हेतु लौटाना, ये आपका विधायी शक्ति नहीं है, और धन विधेयक को वापस नहीं लौटा सकता है। ओके, क्योंकि पहले ही वो मतलब आपका पास उन्हीं के, आप पढ़िएगा ना जब धन विधेयक के बारे में, जो आर्टिकल नंबर 110 में दिया गया है, तो आपको पूरे डिटेल में वहाँ पे पता लगेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज का राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, जो क्षमा दान करने की शक्ति के संबंध में कहा है, तो क्षमा दान तो पहले होता है आर्टिकल 72। देखिए आर्टिकल 72 भी हम लोग जान गए, 72 हो गया।
यहाँ से भी तो क्षमादान करने के लिए है। ये क्या करता है कि किस संबंध में कौन सा कथन सही है। तो उपरोक्त सभी में सभी राष्ट्रपति सभी प्रकार के दंड को माफ कर सकता है, मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति राज्य कानून के अंतर्गत दंड दंड को क्षमा नहीं कर सकता है। अगर राज्य कानून के अंतर्गत जो आया ना, उसमें वो क्षमा नहीं कर सकता है। यहाँ पे एक और आता है कि जैसे कोर्ट मार्शल जिसको हो गया, तो उसमें भी ये क्या करता है कि क्षमादान करने मतलब शक्ति इनका नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि राष्ट्रपति के वित्तीय अधिकारों में शामिल नहीं है। वित्तीय अधिकारों में कौन शामिल नहीं है? तो ये हमारा भारत की संचित निधि से व्यय की अनुमति, ऐसा नहीं है कि इनका वित्तीय अधिकार है, ये नहीं कर सकते। ये संसद द्वारा ही संचित निधि चलाया जाता है, याद रखिएगा। अनुशंसा देखिए, धन विधेयक को वो लौटाने वाला बात था, ये धन विधेयक का अनुशंसा कर सकता है। वित्त आयोग का तो नियुक्ति यही करते हैं, फाइनेंस। हम लोग पीछे एमसीक्यू जो पॉलिटी का हम लोग एक ओवरऑल का करवाए हैं, उसमें हमको वित्त आयोग के बारे में जो आर्टिकल 280 में के बारे में आपको पूरी तरह के संरचना भी बताया गया है, और आपको पूरी तरीके से उसका बताया गया है कि क्या है केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा करता है, याद रखिएगा। तो पीछे का भी आप लोग प्लीज जाके मेरे चैनल पे पढ़ते रहिए, आप लोग के लिए बहुत उपयोगी है, आप ही लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। ओके। 19 नंबर, किस मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति का कार्यालय संवैधानिक प्रमुख के रूप में है? तो शमशेर सिंह जो आया था ना, आपका 1900 आपका 74 का जो केस आया था ना, आपका शमशेर सिंह का जो केस आया था, कब आया था? शमशेर सिंह का केस जो आया था 1974 में, तो उसी के तहत क्या किया गया था ना, ये आपका वर्डिक्ट दिया गया था। ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 19 का ए हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट हम लोग का जो है आपका राष्ट्रपति से रिलेटेड, तो आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, तो ये सही बात है, अभिन्न अंग होता है, सदस्य ना होते हुए भी अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के कार्य कर सकता है, ऐसा भी आपका कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ मामले में तो बिना मंत्रिपरिषद की सलाह ले सकता है ना, उसका विवेकाधीन भी तो शक्तियां हैं ना। तो इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। ओके। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा? तो हमारा वेराइटी ऑफ एग्जाम पैटर्न स्ट्रेटजी चैनल पे आप जाकर आप उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और कमेंट करके अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। आप अपनी मांगों को भी आप यहाँ पे आप अपनी मांगों को भी रख सकते हैं हमारे चैनल पे कमेंट करके। और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स अकेडमी 24 पे आप जाके जुड़ सकते हैं। और हमारा रात का जो आज का आएगा एनसीईआरटी का थर्ड जो बैच है, जो थर्ड क्लास आएगा 6 to 12 ज्योग्राफी का, आपका 9 बजे से आएगा। कितने 9 PM पर। ओके। तो आप लोग रेडी रहिए, 9 बजे तक आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराएगा। तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। ओके, धन्यवाद।